सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 18 संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का परस्पर मेल, जिससे नए शब्दों का निर्माण होता है। निम्नलिखित शब्दों के मेल देखिए। सूर्य जमा अस्त यानी सूर्यास्त, दया जमा में आनंद यानी दयानंद। ऊपर दिए शब्दों में यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्णों के परस्पर मिलने से नए शब्द बन गए हैं। यही संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात संधि का कार्य होता है दो चीजों को, दो वर्णों को मिलाना, मेल करना। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। विकार यानी कि बदलाव। ठीक है। संधि युक्त पदों को जब अलग अलग किया जाता है तब वह संधि विच्छेद कहलाता है। जो वर्ण आपस में मिलाकर के एक नया शब्द बनाते हैं, उस नए शब्द को जब वापस दोबारा अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाता है या अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, यहाँ पे हमने दो वर्णों का मेल किया है, पुस्तक जमा आलय का। ठीक है। तो ये संधि से बना एक शब्द है। इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे पुस्तक जमा आलय। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। संधि के भेद। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। देखो, पुस्तक अंत में क्या है? क, यानी अगर हम क को भी और छोटे इकाई में लिखें तो क जमा में अ। ठीक है। आलय, यहाँ पे क्या है? आ। तो हमने यहाँ पे आखिरी वर्ण जो है इसका अ और इसके शुरुआत का पहला वर्ण आ, इन दोनों का योग किया है, तब बनता है पुस्तकालय। क में आ का लोप हो गया, इसका क के साथ आ जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो दो स्वर हैं, ए हमारा स्वर है, आ भी हमारा स्वर है। दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? आ। ए में आ का जोड़ करने पे आ बनता है। इसी प्रकार स्व इच्छा, जो व है, अगर हम व को और भी छोटी इकाई में करें तो व जमा में क बनता है, अ बनता है। और यहाँ पे इच्छा ई। ठीक है। तो यहाँ पे किसका योग बन रहा है? ए और ई। तो अ, ए और ई के योग से ए बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? स्वेच्छा। तो ये जो जहाँ पे स्वरों का मेल हो वो स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से दोनों में हुई संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संवेदना। ठीक है। म एक व्यंजन है, व यहाँ पे देखो वे है, व भी एक व्यंजन है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो हमारा स्वर था अ, उसका यहाँ लोप है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे सीधे अगला वर्ण व है, व्यंजन है ये। तो इस व्यंजन में इस व्यंजन का हम योग करेंगे, तो इसका योग करने से इस व्यंजन का लोप हो जाएगा और यह अनुस्वार के रूप में ऊपर आएगा। तो क्या बन जाएगा? सम जमा में वेदना, संवेदना। इसी प्रकार जगत जमा में ईश, त है यहाँ पे और यहाँ पे बड़ी ई है। यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है। व्यंजन का स्वर के साथ योग करने पर व्यंजन ही रहता है। यहाँ बन जाएगा जगत जमा में ईस, जगदीश। ठीक है। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग अक्सर यह संस्कृत में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। विसर्ग के बाद क्या स्वर हो या फिर व्यंजन, इन दोनों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः जमा में ते, नमः, यहाँ पे बन गया नमस्ते।
आगे है नि जमा में आशा बना निराशा। विसर्ग के बाद यहाँ पे हमारे पास व्यंजन है और यहाँ पे हमने स्वर के साथ उदाहरण देखा है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यधि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। जब हस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई और उ हो जाते हैं। देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, हस्व का अर्थ होता है छोटा। अब देखो यहाँ पे हस्व है, ये छोटे हैं, ये अ छोटा है, ई छोटी है, उ छोटा है। ठीक है, इसके पश्चात इनके बाद या तो हस्व हो या दीर्घ हो, कुछ भी आते हैं तो दोनों के मेल से क्या बनता है? हमेशा दीर्घ ही बनता है। हस्व हस्व का योग करने पे दीर्घ बनेगा, दीर्घ दीर्घ का योग करने पर दीर्घ बनेगा। ठीक है, हमने छोटे का छोटे से जोड़ा तो बना बड़ा, हमने बड़े और बड़े को जोड़ा तो भी बनेगा बड़ा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, ए का आ में योग करने पर आ बना था। ठीक है, यहाँ पे देखो दीर्घ है, सॉरी हस्व है और ये दीर्घ है, दोनों का दीर्घ ही बन रहा है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ समझते हैं, हस्व हस्व योग करने पर बनता है दीर्घ। जैसे मत त में इस प्रकार, और यहाँ पे अ है ही, तो इसमें अंतिम जो निकलता है वो अ है। ए और ए दोनों का योग होकर के आ बनता है। इसी प्रकार ए और आ से भी आ बनता है, यानी एक यहाँ पे एक हस्व है, एक दीर्घ है, तो हमेशा दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ हस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ठीक है, देखा जाए तो ये मैथ के एक सवाल की तरह ही है। जैसे गणित में होता है a+b = a या b, इस तरह से जो भी होता है वो कुछ उसी तरीके से ये भी होते हैं। इसी प्रकार हस्व छोटे छोटे को दोनों को मिलाने पे बड़ा बनता है, छोटा और बड़ा इन दोनों को मिला के बड़ा बनता है, बड़ा और छोटा मिलाने पे फिर से बड़ा बना, और बड़ा और बड़ा दोनों बड़े बड़ों को मिलाने पर भी बड़ा ही बनता है। तो ये होता है हमारा दीर्घ संधि। अब आती है गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि री हो तो अर का अर हो जाता है। ठीक है, किस किस स्थान पे इन्होंने बोला है? ए और आ के स्थान, ए और आ के बाद ई या फिर ई हो तो वहां पे सदैव ए होगा। उ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और जहां पे री होगा वहां पे अ हो जाएगा। जैसे ए जमा में ई ए, ए जमा में ई ए। इसी प्रकार आ के साथ जोड़ने पे भी ए ही है। यहाँ पे जब उ और ऊ का प्रयोग करते हैं तो सदैव ओ बनता है। री का जब प्रयोग करते हैं तो अर। अब यहाँ पे देखो कैसे, जैसे भारत ए और इंदु ई, तो क्या हो गया? भारतेंदु, भारतेंदु ते, ए की मात्रा लग गई, ए आ गया। ओ का हम देखते हैं इसी प्रकार जब ए के बाद यहाँ पे उ है तो यहाँ पे ओ हो रहा है। जैसे सूर्य ए उदय उ, तो बन गया सूर्योदय। ओ में इसका बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार ए के साथ जब री है जो अर हो गया। जैसे सप्त अ है यहाँ पे, री ऋषि री, तो हो गया सप्त ऋषि। ठीक है, देखिए यहाँ पे त के साथ अ भी आ रहा है और र,
यहाँ पे देखिए र है, यहाँ पे अर्ध र है, तो यहाँ पे ऊपर है ये अर्ध र, ठीक है। तो ये री का यहाँ पे ए और अर्ध र में परिवर्तित हो जाता है, जैसे महर्षि, ठीक है। आ जमा में ऋषि तो महर्षि, यहाँ पे ए हो गया, जबकि देखो आ की मात्रा थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा आ था, किंतु यहाँ पे अ हो गया, आ की जगह ए हो गया, तो महर्षि, और ये र ऊपर आ गया, अर्ध र हो गया। अब हम बात करते हैं व्यधि संधि के बारे में। ए या आ से ए या ए का मेल होने पर ए तथा ए या आ से ओ या औ का मेल होने पर अ हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ था ए और आ के साथ ई और ई का, इसी प्रकार ए या आ के साथ जब हम ए या फिर ए का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमेशा बड़ा ए ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार ए या आ का मेल जब हम ओ या औ से करते हैं तो सदैव ये बड़ा वाला औ ही होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं, ए के साथ हमने छोटे ए का प्रयोग किया तो यहाँ पे ए बन गया, जैसे एक जमा में एक, एक एक, ठीक। बड़े ए की मात्रा आ गई यहाँ पे। इसी प्रकार ए का बड़े ए के साथ मत एक के, मत एक के, ठीक है। तो बड़े ए की मात्रा यहाँ पे आ गई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ए और आ के साथ छोटा या बड़ा ए दोनों में से कोई भी हो तो सदैव बड़ा वाला ही रहेगा। इसी प्रकार जब हम ए के साथ ओ का प्रयोग करते हैं तो सदैव औ बनता है, जैसे परम ओज, परमोज, ठीक है। तो यहाँ पे ओ का औ में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जब हम ए को औ के साथ मिलाते हैं तो वहां पे वो सदैव औ ही रहेगा, जैसे वन जमा में औषधि, वनौषधि, ठीक है। औ हमेशा औ ही रहेगा, किंतु ओ जो है वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ए हमेशा ए ही रहेगा, पर लेकिन ए को हम ए बना देंगे। तो ये गणित के फॉर्मूले की तरह ही है कुछ, आपको इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि किस समय पे क्या फॉर्मूला लग रहा है या क्या नियम लग रहा है। इस कक्षा में हम स्वर संधि के केवल 3 भेदों के बारे में जानेंगे, शेष 2 भेदों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्वर के सिर्फ 3 भेदों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमने जाना संधि के भेदों के बारे में। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर उसके अंतर्गत स्वर संधि के भी अपने कुछ भेद हैं, जिनमें से हमने स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, व्यधि, यण, अयादि, जिनमें से हमने केवल 3 भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, दीर्घ, गुण और व्यधि के बारे में। तो ये पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया है। आप इसके अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।